हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉनटेक एजुकेशन विंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच का 6वां भाग प्रीपोजिशन, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइक का 50 लाइक का, कम से कम 50 लाइक आज हम टारगेट रखते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, मैं एक बार और कहता हूँ आपसे कि आप प्रतिदिन सुबह में आप अपने एक टारगेट को फिक्स करिए, वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो। आप उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हम प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हम जानते हैं, प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है। तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, थोड़ा ध्यान समझिएगा, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, उसको हम जो है प्रीपोजिशन कहते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। आइए हम यहाँ पे इंग्लिश परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा से और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा हमारी क्या है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस नाउन और ए प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को प्रकट करता है या दिखाता हो, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा इसका एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। द बुक लाइज ऑन द टेबल, हम प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो हो जाएगी इसकी हिंदी, किताब टेबल पर पड़ी है। किताब टेबल पर पड़ी है, तो इसमें ऑन जो है ये दिस इज ए प्रीपोजिशन है, यह प्रीपोजिशन है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट रैन आफ्टर ए माउस, यानी कि बिल्ली एक मूस के बाद, यानी कि एक चूहे को मूस ही बोलते हैं, तो चूहे के बाद दौड़ी, यानी कि इसमें आफ्टर जो क्या है, ये बिल्ली और माउस में संबंध बता रहा है, जो कि बिल्ली भी हमारा एक तरह से नाउन है और हमारा ये भी माउस ही एक तरह से नाउन है। तो क्या कहता है, दोनों को संबंध को कौन बता रहा है, आफ्टर बता रहा है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऑन बता रहा है। बुक भी एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है, इसलिए जो क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑन यहाँ है, आफ्टर है, दोनों में संबंध को बता रहा है। आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो हम आपको बता रहे थे पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, यानी कहाँ कहाँ इसका पोजीशन क्या क्या होती है। तो इसमें लिखा है, साधारणतः प्रीपोजिशन का स्थान किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। थोड़ा बातों को समझिएगा, किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। आइए हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह में संबंध बता दिया, यानी कि में हो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। स्कूल गया, यानी कि वेंट टू, यानी ये गति को दर्शा रहा है। एक तरह से हमारा टू भी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये हमारा इन भी प्रीपोजिशन है। तो क्या कर रहा है, हमारा नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, यानी कि हमारा स्कूल नाउन है, नाउन के पहले आया है। इसका नोट पॉइंट क्या कह रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद आता है। क्या कह रहा है, कभी कभी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद आता है, जिससे मॉर्निंग है, मॉर्निंग के बाद प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन ये किस केस में आता है, आइए उस केस को जानते हैं, उसका केस क्या क्या है। पहला केस हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, यानी कि अगर हमारा प्रीपोजिशन है जो संबंध सूचक वो है, संयोजक है, हाँ संबंध सूचक जो है, यानी कि यदि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आता है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैव सीन द हाउस विच यू स्पोक ऑफ, यानी कि सबसे पहले इसकी हम हिंदी जानेंगे। आई हैव सीन द हाउस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा एक अलग वाक्य है, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा अलग वाक्य है।
यानी कि दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। तो आइए हम इतने की हिंदी बताते हैं, फिर इतने की हिंदी बताते हैं, फिर कंबाइन करते हैं। यानी कि विच हमारा जो है ये रिलेटिव जो है, मतलब ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो आइए जैसे कैसे देखते हैं। आई हैव सीन द हाउस, मैं घर को देख चुका हूँ, मैं घर को देख चुका हूँ, जो आप मुझसे बोले थे, जो आपने बोला था, मुझसे नहीं है सॉरी, इसमें आई हैव सीन द हाउस, मैंने हाउस को देख चुका हूँ या घर को देख चुका हूँ जो आपने बोला था। यानी कि अंत में हाशिया मार्क है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें जो विच है यानी कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी ये विच है दो वाक्यों को जोड़ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो हमारा यू है और प्रोनाउन के बाद आया है, ठीक है, यानी कि ऑफ। ऑफ हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, ये रिलेटिव का काम कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का है, इसलिए हमारा ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। दूसरा देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव शब्दों के बाद यदि हमारा प्रीपोजिशन इंट्रोगेटिव शब्दों के बाद आता है तो हमारा कहाँ आएगा। आइए देखते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब इसके हम हिंदी बता देते हैं, तुम कहाँ से आए हो, आते हो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ता ती थे आता है अंत में। तो तुम कहाँ से आते हो, यानी कि कहाँ से आते हो, ये हमारा प्रश्नवाचक कहाँ बन रहा है, से, यानी कि से संबंध को बता रहा है। तो प्रीपोजिशन हमारा ये किसके बाद आया है, इंट्रोगेटिव शब्द के बाद आया है प्रीपोजिशन। तो यानी कि ये हमारा हो गया फ्रॉम, यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन। विच हाउस डू यू लिव इन, यानी कि इसकी हिंदी हो जाएगी, तुम कौन से मकान में रहते हो, तुम कौन से मकान में रहते हो। तो जो इन है ये हमारा ये प्रीपोजिशन है इंट्रोगेटिव शब्द के बाद, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव शब्द यहाँ आया है, इसका सबसे लास्ट में हमारा प्रीपोजिशन आया है। तो अब देखिए, आइए देखते हैं हम थर्ड टर्म। हमारा अगला टर्म है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त, संज्ञा और सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी फ्रेजेज और क्लॉजेज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। थोड़ा बातों समझिए ध्यान से, नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी फ्रेजेज और क्लॉजेज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कभी कभी इसके किसके आते हैं, फ्रेजेस के भी हो जाते हैं और क्लॉजेस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। आइए अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसके जितने स्टेप्स हैं, कैसे ये फ्रेजेस और क्लॉजेस की प्रीपोजिशन बनते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि हम प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, किसके आधार पर, मीनिंग के आधार पर। यानी कि मीनिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन का क्या होता है, आइए देखते हैं। तो नंबर ए हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम ऑफ प्रीपोजिशन, यानी समय का समय जब आएगी, समय के लिए प्रीपोजिशन कौन कौन सा आता है उसके लिए देखते हैं। जब समय पूछेगा, समय के लिए प्रीपोजिशन हमारा आएगा टू, टिल, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, विथिन, एट, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग। यानी कि समय के लिए फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, विथिन, एट, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, टिल इत्यादि का प्रयोग होता है। यानी कि किसी भी हमारे इंग्लिश वाक्य में अगर इनमें से कोई एक चीज आया है तो हमारा वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर बी, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य के मामले में, उद्देश्य के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग, कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो उद्देश्य के लिए, किसी टारगेट या उद्देश्य के लिए हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल जो हम आगे बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे किसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, बहुत डिटेल से बताएंगे, करीब इसका 20 नियम है। आइए देखते हैं सी, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, यानी कि अवस्था के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा होता है। यानी कि ऑन का होता है, इन का होता है, एट का होता है, बिलो, अप, आवर, अलोंग, अंडर
आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड एंड नियर का प्रयोग होता है। किसके आधार पर? पोजीशन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं अगला नंबर। आइए देखते हैं डी नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल, यानी कि धातुवाचक संबंध बोधक अव्यय। यानी कि अगर धातुवाचक कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रीपोजिशन ऑफ का। आइए हम ई नंबर देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रियावाचक संबंध बोधक अव्यय जहाँ आता है प्रतिक्रिया, जहाँ रिएक्शन दिया जाता है उसके लिए एट, टू, फॉर, टुवर्ड, इनटू, फ्रॉम, ऑफ इत्यादि का यूज होता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, हो सकता है अभी आपको ना समझ में आता हो। अभी जब हम इसका एग्जाम्पल करवाएंगे कभी इसके, क्योंकि एक विशेष और है, फिर जितने इसके साथ सब 20 रूल मिला जुला के हैं, जब इसको हम पढ़ाएंगे पूरा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको हमारे 2 वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। यानी कि आप, फ्रॉम, आउट ऑफ, यानी कि उत्पत्ति यानी सोर्स, आधार के आधार पर आधारवाचक संबंध बोधक अव्यय, तो उसका हो जाएगा आप, फ्रॉम एंड आउट ऑफ। अब देखते हैं जी नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यंत्रबोधक संबंधवाचक अव्यय, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जो अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। इसे विद माई पार्टनर, तो यानी कि किसी के साथ संबंध बता रहे हैं तो किसी के द्वारा कोई काम करते हो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। तो आज देखते हैं एच नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंसी या प्रीपोजिशन, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम हो रहा, किसी के आधार पर कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे हम बाय का प्रयोग करते हैं। आइए हम अगला विशेष देखते हैं, नंबर ई। आइए देखते हैं हम आई नंबर, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन के लिए हम प्रीपोजिशन का कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो पोसेशन जहाँ आएगा, पोसेशन के लिए हम जो है प्रीपोजिशन आपका यूज करेंगे। यानी कि और अगला देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन के आधार पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। आइए देखते हैं अगला बेसिस हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन का। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम, यानी फ्रॉम के आधार पर प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम प्रीपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि फ्रॉम के आधार पर प्रीपोजिशन का निम्न तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है या किया गया है। नंबर 1 देखते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि हमारा ये फ्रॉम के आधार पे, यानी बेसिस के आधार पर, फ्रॉम के आधार के रूप में है ये। वो हमारा पिछला वाला कुछ अलग तरीके से था, यानी कि मीनिंग के आधार पे था, ये फ्रॉम के आधार पे है। तो हो जाएगा नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंध बोधक अव्यय। तो जहाँ पे ऐसे अव्यय आते हैं उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन, ऑन, टू, एट, फॉर, बाय, अप, फ्रॉम, विथ, ऑफ, गलत हो गया, ऑफ, सिंस, राउंड, आउट, ऑफ इत्यादि का प्रयोग होता है। जहाँ पे इसकी बात हो, यानी कि अगर ये सब आते हैं तो इसको हम सिंपल प्रीपोजिशन कह भी सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम नंबर बी। तो बी नंबर हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कि संयुक्त संबंध बोधक अव्यय। जहाँ पे along, across, into, within, around, below, behind, beside, toward, upon, between और inside, outside, यानी कि एक तरह से इसमें हमें लग रहा है कि किसी चीज़ को संयुक्त किया जा रहा है। यानी कि into मतलब में, around मतलब चारों तरफ, below मतलब नीचे, मतलब किसी के नीचे, behind में किसी के पीछे, यानी कि किसी को संयुक्त किया जा रहा है अपने अंदर। तो वहाँ पे हम जहाँ पे ये शब्द आए तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत रखते हैं। थोड़ा इसको ध्यान देने वाली बात है। और ये डीएमआरसी मतलब एसएससी से लेके
ये डीएमआरसी और एलएमआरसी के एग्जाम तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अधिकतर क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन से ही बनते हैं। अब हम इसको हम उतना ही इम्पोर्टेंट कहें जितना कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल स्टार बना के रखिएगा, बिल्कुल स्टार बना के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जब इसका हम यूजेस पढ़ाएंगे, यूजेस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमारा कंपटीशन का एग्जाम बनता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं से उठाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और समय के चक्कर में पूरा हम लोग बिल्कुल उसमें घन चक्कर हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं अगला सी, फ्रेजल प्रीपोजिशन, सामूहिक संबंध बोधक अव्यय, यानी सामूहिक संबंध बोधक अव्यय। ये देखिए, ये जो है हमारे एसएससी वनडे एग्जाम के लिए, जिसमें इंग्लिश आती है, जिस भी कंपटीशन पेपर में इंग्लिश आती है एसएससी एग्जाम में या वनडे एग्जाम के लिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं। और क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है कि हम लोग पूरा घूम जाते हैं। तो इसको हम जो है क्या करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे जानेंगे कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ से कहाँ का यूज होता है, तो इसको हम पहले याद करेंगे। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम अमॉन्गस्ट, बाकी अकॉर्डिंग टू, यानी कि अभी हम जब आगे एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कभी हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, इसमें लिखा भी है बेसिक बता रहे हैं फ्रॉम के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, इसलिए थोड़ा लंबा खिंच रहा है वीडियो ये। तो देखिएगा क्या होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन में, तो हो जा सॉरी हो जाएगा आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम साइड, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम अमॉन्गस्ट, अकॉर्डिंग टू, और विथ ए व्यू टू, और बाई मीन्स ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ, विथ रिगार्ड टू, ऑन पॉइंट ऑफ, यानी कि और फॉर द सेक ऑफ, और इन अकॉर्डेंस विथ, बाई फोर्स ऑफ, ईटीसी, यानी इत्यादि आते हैं। अगर इत्यादि आते हैं तो सामूहिक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा ये। और जो कि पेपर के मामले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो बेसिस ऑफ फ्रॉम है, ये बिल्कुल आप रट जाइए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। आइए हम देखते हैं डी, आइए देखते हैं डी बेसिस क्या है। आइए देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यानी कृदंत संबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी इंग्लिश वाक्यों में हमारे रिगार्डिंग, बेयरिंग, इंक्लूडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, कंसीडरिंग और एक्सक्लूडिंग इत्यादि आता है तो हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही रखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम भैया कितना बताएं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी वनडे एग्जाम होगा, ये हमारा इंटर से लेके हाई स्कूल इंटर से लेके, क्योंकि हाई स्कूल इंटर की चीज़ें जो हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। और यही चीज़ हमको जो है याद करना है कि कौन सा नियम कहाँ लगेगा और कौन सा प्रीपोजिशन किस में आएगा और किसके अंतर्गत आएगा। जैसे हमारा फ्रॉम बेसिस के अंतर्गत है तो ये हमारा जो है कौन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, यानी कि रिगार्डिंग आ रहा है, बेयरिंग आ रहा है, इंक्लूडिंग आ रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग आ रहा है और कंसिडरिंग आ रहा है, एक्सक्लूडिंग आ रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हमने आज जो है प्रीपोजिशन के जितना हमारे यूजेस थे, यूज तो अभी नहीं पढ़ पाए हैं, यूजेस को हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन प्रीपोजिशन में दो टाइप के होते थे, तो दो टाइप में हमारा ये हुआ है कि एक फ्रॉम के आधार पे है और दूसरा हमारा जो है मीनिंग के आधार पे है। तो हम आपसे थोड़ा एक गुजारिश है, जो हम क्लासिफिकेशन बनाए हैं आप इसको सारणी बना के जो जो क्लासिफाइड हम किए हैं परिभाषा दे दे के, थोड़ा हम अपने से बनाए हैं नोट्स से, नोट्स बना के तब आपको पढ़ाए हैं। तो आप जो है जब नोट्स बनाएंगे तो इसको जो है अलग अलग एक टेबल बना लीजिए। टेबल बना के अगर याद करेंगे तो आपको बहुत से टेबल रहेगा और पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। तो आप इस तरह से बहुत किसी चीज़ों को बहुत जल्दी कंसेप्ट कर सकते हैं, कंसेप्ट जो क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है टेबल बना के इसको याद करिए। और जो हमारा प्रीपोजिशन का जो है टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना कम है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो आज हम जो है आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, कल आपको अगली वीडियो में यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिए। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।